हेलो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ नवनीत अग्रवाल। तो आज अपन डिस्कस करते हैं बच्चों MT05 का फिजिक्स का सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट तो इसमें क्या बोल रहा है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर फाउंड टू बी। तो मास और वॉल्यूम का हमको वैल्यूज दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम एरर का फॉर्मूला लगाए हैं तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। हाँ है ना। क्या हमको डेल्टा एम दे रखा है 0.05 kg और एम दे रखा है 5, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.05 अपॉन 5 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है 0.05 अपॉन 1। है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 अपॉन 5 क्या बन जाएगा 0.01 प्लस, और ये पहले से ही लिखा हुआ है 0.05, तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास 0.06। तो डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू कितनी आ गई 0.06। अब ये तो हो गया फ्रैक्शनल एरर। अगर हमको फ्रैक्शनल एरर पूछता है तो क्या आंसर क्या देता 0.06, लेकिन पूछा क्या है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो परसेंटेज एरर जो आ जाएगा तो आ जाएगा डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%, है ना। तो 0.06 इंटू 100, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट चलते। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या देख रखा है बच्चों, हमको एक रॉड दे रखी है जिसके एक तरफ 32 न्यूटन का फोर्स है, दूसरी तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, आगे अगला है 32, पीछे लग रहा है 20, और यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना हो गया 32 माइनस 20, तो कितना हो गया 12 न्यूटन। और टोटल मास देखो, टोटल मास इसका हमको दे रखा है कितना 3 kg। तो टोटल मास हो गया 3। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसने पूछा है कि यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पे टेंशन। अब या तो पीछे वाला एफबीडी बनाएंगे या फिर आगे वाला, कोई सा भी एफबीडी बना लेते हैं। सपोज करते हैं हम सिर्फ आगे वाले पार्ट का एफबीडी बनाते हैं, सिर्फ इतने से पार्ट का क्या बनाते हैं एफबीडी। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट का एफबीडी बनाए तो आगे फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन, पीछे जो है वो टेंशन लग रहा होगा T, और इसकी लेंथ कितनी है 20 है। टोटल मास है 3 kg। 30 लेंथ का मास 3 kg है, तो 20 सेंटीमीटर की लेंथ का मास कितना होगा 2 kg होगा। तो ये मास कितना हो जाएगा 2 kg, और ये भी आगे जा रहा होगा कितनी एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे इक्वेशंस लिख लेते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू ma। इस पे नेट फोर्स देखें तो आगे लग रहा है 32, पीछे क्या लग रहा है T। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 32 माइनस T इक्वल टू ma, तो 2 इंटू 4, तो T कितना हो जाएगा 32 माइनस 8। कर लेंगे बच्चों सॉल्व। तो 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 24 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 न्यूटन। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक हमारे पास ब्लॉक है जिसपे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन का, कितने एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे, है ना। और इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है सरफेस और ब्लॉक के बीच में, वो दे रखा है 1/√3। तो सबसे पहले इस फोर्स को रिड्यूस करते हैं। अब इस फोर्स का अगर हम कंपोनेंट्स लें तो ये एंगल 30 है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो ऊपर जाएगा और एक जाएगा हॉरिजॉन्टल में। ये Z बनते हुए दिख रहा है बच्चों सबको, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। तो इस इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 √3 न्यूटन, और ऊपर वाला फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, है ना। तो इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, अंदर की ओर फोर्स लग रहा है 50 √3। इसका खुद का देखें तो mg नीचे की ओर कितना लग रहा होगा 30 न्यूटन, है ना। तो मतलब ये वाला फोर्स इसको कहां पे ले जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ गया 20। अब अगर फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे, ताकि ऊपर ना जाए। फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे। अब फ्रिक्शन जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ना। तो फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू 20 से ज्यादा आई तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 लगेगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन की म्यू की वैल्यू आ गई 1/√3, और इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा एन।
n जो है वो 50√3 के बराबर होगा, तो 1/√3 इंटू 50√3, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। लेकिन इसको रोकने के लिए, इस ब्लॉक को रोकने के लिए देखें तो ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे लग रहा है 30 न्यूटन। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कितनी है 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ना लग के सिर्फ कितना लगेगा 20 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी। हाँ जी, अब यहां पे हमको क्या दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। फोर्स जो है वो डाइंस में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। मतलब सारी यूनिट जो है वो किस में है, सीजीएस यूनिट में है। अगर सीजीएस यूनिट में है तो आंसर भी किस में आएगा, सीजीएस में आएगा, हाँ या ना। अब इसने पूछा क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम x = 1 to x = 5। तो 1 से 5 तक का हमको वर्क डन निकालना है। और fx ग्राफ में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। और क्योंकि यूनिट सीजीएस में है तो वर्क डन जो है वो जूल में ना आके किस में आएगा, अर्ग में आएगा बस। तो अब इसका एरिया निकाल लो और क्या निकाल लेंगे, अर्ग। तो इसका एरिया अगर निकालें तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहां पर भी एक रेक्टेंगल है, यहां पर भी रेक्टेंगल है, यहां पर भी रेक्टेंगल है, यहां पर भी रेक्टेंगल है। इस वाले का एरिया, तो इसका एरिया बोल लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4। A1 जो है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 10, तो कितना हो गया 10। दूसरा क्या हो जाएगा A2, तो वो भी 2 से 3 है, तो 1 × 20, तो कितना हो गया 20। A3 जो है वो नेगेटिव आएगा, तो A3 कितना हो जाएगा 1 × -20, तो क्या हो जाएगा -20। और A4 वापस पॉजिटिव, तो 1 × 10, तो वापस क्या हो गया 10। तो टोटल आंसर क्या हो गया 20 अर्ग्स। ठीक है बच्चों, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 20 अर्ग्स। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, एक बॉल को A पॉइंट से छोड़ा गया है और हम चाहते हैं कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, है ना। हमको पता है कि अगर किसी बॉल को B पॉइंट से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो B पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, √5gr। ये उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर इतनी वेलोसिटी उसके पास नहीं हुई तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बी पॉइंट को अगर रेफरेंस लाइन मान लें, बी पॉइंट को अगर रेफरेंस लाइन मान लें तो बी पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ए पॉइंट से उसको छोड़ा गया है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा mgh। और बी पॉइंट पे उस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12mv²। और ए पॉइंट पर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 0। तो अब कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी का क्या कराना है बच्चों, कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। तो टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। टोटल एनर्जी एट A क्या होगा, तो पोटेंशियल एट A प्लस काइनेटिक एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B प्लस काइनेटिक एट B। काइनेटिक एट A तो 0 है, तो ये टर्म तो हो गया 0। इसकी वैल्यू क्या है mgh। पोटेंशियल एट B 0 है क्योंकि उसी को रेफरेंस लाइन माना है। और काइनेटिक एनर्जी एट B क्या है, तो 12mv²। और V की वैल्यू क्या है भाई बच्चों, √5gr, है ना। तो V की वैल्यू क्या है √5gr, तो कितना हो जाएगा V का स्क्वायर 5gr, है ना। तो m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो h कितना हो जाएगा भाई बच्चों 5r/2। और क्या h की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो h दे रखा है 5, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 = 5r/2, तो r कितना हो जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर, है ना। तो r कितना हो जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। हाँ जी, 3 point charges q, -2q and -2q are placed at the vertices of an equilateral triangle। तो इनको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पे रखा गया है। एक तरफ रखा गया है q, एक तरफ रखा गया है -2q और एक तरफ रखा गया है -2q। ठीक है, और उसकी साइड मान लेते हैं a है। सारी साइड्स जो है वो क्या दे रखी है a है। अब इसने बोला है कि अगर इस ट्राइंगल की जगह इसके सेपरेशन को हमको 2 वे करना हो तो कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। बच्चों अपन को पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बच्चों। तो देखो
पहले Q और -2Q का पेयर बना रहा है, तो Q और -2Q का पेयर क्या देगा, तो K -2Q स्क्वायर अपॉन A। उसी तरह ये वाला Q इसके -2Q के साथ भी बना रहा है, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और एक -2Q और -2Q बना रहा है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो प्लस K इंटू 4Q स्क्वायर अपॉन A। इन दोनों को अगर जोड़े तो क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, हाँ है ना। उसी तरह से U फाइनल भी क्या आ जाएगा, उसी तरह से U फाइनल भी क्या हो जाएगा, 0। भाई यहाँ पे A की जगह 2A हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2A, तो फाइनल भी क्या आएगा, 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, इनिशियल भी क्या है, 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा, 0, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो आंसर क्या होगा बच्चों, डी। हाँ जी बच्चों, तो 7th देखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हमारे पास Vp माइनस VQ दे रखा है 15 वोल्ट, और एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम पूछा गया है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालना है, तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना है। ये 4 और 4 ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 8। तो अब C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 8, तो हो जाएगा 2 + 2, तो ये हो जाएगा 5/8। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 8/5 माइक्रो फैराड, है ना। इसको लिख सकते हैं 8/5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला निकालना है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 8/5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 10। तो ये 2 इंटू 5 हो गया 10, 8 इंटू 2 25 कर देंगे, तो 8 इंटू 2 25 जो है कितना हो जाएगा बच्चों, तो 8 इंटू 5 हो गया 40, हासिल का 4, 20 हासिल का 2, तो कितना हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा बच्चों। तो 1800 इंटू 10⁻⁻7, और 1800 10⁻⁻7 का मतलब अर्ग्स में हो जाएगा, तो 1800 अर्ग्स हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों। आज जी बच्चों 8th देखते हैं। तो 8th वाले में हमारे पास A से B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब इसमें क्या है, एक वायर को बेंड कर दिया गया है। अब देखें तो अगर इसको ऐसा मान सकते हो कि ये वाला वायर अलग है, ये वाला वायर अलग है, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। मतलब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस और यहां से रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में। ये R1 है और ये R2 है, और पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 36, है ना। तो अब इसको अपन एंगल से कर सकते हैं। तो देखो भाई, पूरे 2 पाई का रेजिस्टेंस जो है वो 36 है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6 का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 36/2 पाई इंटू π/6। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको लिख लेते हैं R1। ये R1 है ना। तो R1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, पाई से पाई कट जाएगा, 36/12, तो कितना हो गया, 3 ओम। मतलब R1 जो है वो कितना हो गया, 3 ओम। अब R1 अगर 3 ओम हो गया तो R2 कितना हो जाएगा, 36 - 3, तो कितना हो जाएगा, 33 ओम, है ना। तो ये हो गया R1 और R2। अब दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो R1 R2 कर देंगे, तो 3 इंटू 33 अपॉन R1 प्लस R2 कितना होगा, 36। तो ये हो जाएगा 33/12, 33/12, और 33/12 कर दें तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2.75 ओम, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ए और टी का ग्राफ दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड। तो हमको पता है कि मैक्सिमम इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0। हमको पता है कि डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ए डी टी, मतलब एरिया अंडर द कर्व, और इसको लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसको लिख लेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया हो जाएगा ये, और ये क्या बना हुआ है हमारे पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा भाई, 55, और वी इनिशियल तो 0 है, तो वी फाइनल जो है वही मैक्सिमम होगा, और कितना हो जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड। क्यों बच्चों, आगे बात समझ में। 9th, a particle is projected with a velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height। तो
तो इसने बोला है कि इसकी जो रेंज है वो हाइट का डबल है, तो r इक्वल टू 2h, है ना। अब g इज एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, देन फाइंड इट्स रेंज। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो यहाँ पे अपन को बेसिकली पहले tan थीटा निकालना है या फिर थीटा निकालना है। अब थीटा निकाल लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू वाई का स्क्वायर यानी कि वी वाई का स्क्वायर बाय 2g। इसको सॉल्व करें तो वी वाई से एक वी वाई कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो यहां से बोल सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू 2, और वी वाई अपॉन वी एक्स क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब ट्राइंगल बना लें अगर अपन, तो अगर ये थीटा है तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5, हाँ है ना। तो अब हमारे पास यहाँ से साइन थीटा भी आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा 2/√5, और कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा 1/√5, है ना। तो अब रेंज का फॉर्मूला लगा दो, तो अब रेंज का फॉर्मूला 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। साइन थीटा की वैल्यू 2/√5, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, तो 4v स्क्वायर बाय 5g, तो आंसर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर बाय 5g, तो आंसर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर बाय 5g, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई 11th, अ पार्टिकल इज फायर्ड with velocity u making an angle theta with the horizontal, है ना। What is the magnitude of change in velocity when it is at the highest point? अब जब highest point पर होगा, अब देखो u initial की अगर बात करें तो initial speed जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ u cos theta i कैप प्लस u sin theta j कैप, और highest point पे तो velocity at highest point जो होता है क्या वो सिर्फ i कैप में होता है, और वो क्या होता है u cos theta i कैप, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना आएगा, और उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वो क्या हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो क्या सिर्फ माइनस u sin थीटा j कैप आएगा, तो क्या आएगा माइनस u sin थीटा j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सिर्फ u sin थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। हाँ जी, तो ये दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 24, अपन को पता है कि अगर 24 के अक्रॉस निकालना है तो 48 के अक्रॉस भी वही होगा, इसके 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 अक्रॉस भी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं पैरेलल में, और इन सारों को पैरेलल करके अगर जोड़ दिया जाए तो उसके अक्रॉस जो आएगा वो भी सेम आएगा। करंट कितना आ रहा है 2, तो इन सबको पहले ऐड कर दो, तो सीक्वेंट निकाल लो इन सबका, तो इन सबका सीक्वेंट निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 48 कैसे पैरेलल, तो कितना हो गया इन दोनों का मिला के 24, है ना, 24 फिर पैरेलल है, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 12, फिर 12 6 4 और 2 ये सब भी आपस में कैसे पैरेलल। 12 और 4 को देखो, इन दोनों को अगर पैरेलल करोगे, अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन दोनों का 12 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, तो ये 4 आ गया। फिर ये 4 और ये 4 पैरेलल में है तो इन दोनों का मिला के कितना आएगा 2, और ये 2 और 2 आपस में पैरेलल में है तो इन दोनों का मिला के कितना आएगा 1, मतलब टोटल इन दोनों का जो इन सबका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 ओम, और 1 ओम से कितनी करंट आ रही है 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या लगा दोगे IR, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। हाँ जी, नेक्स्ट, अब if the net force on the body is 0, what will it definitely be at rest? अगर नेट फोर्स 0 है, अब रेस्ट और मोशन जो है वो फोर्स डिफाइन नहीं करता, वो कौन डिसाइड करेगा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 है तो रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 नहीं है तो रेस्ट पर नहीं है, हाँ है ना। क्या ये बात आ गई सबको समझ में बच्चों? तो विल इट डेफिनेटली बी एट रेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यस। सही है क्या ये आंसर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। दिस इज पॉसिबल दैट द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी हो गई, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स का आना है ही निश्चित है, तो सेकंड स्टेटमेंट में गलत हो गया। नॉट नेसेसरी, दिस इज पॉसिबल दैट बॉडी इज मूविंग विद डी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी। वापस डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दोनों एक्सेलरेशन का ही पार्ट है, तो अगर डी एक्सेलरेशन होगा तो भी फोर्स होगा। तो चौथा देखते हैं,
नॉट नेसेसरी, दिस इज पॉसिबल दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? हाँ जी, अब ये देखते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड द Q अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये देखो इसमें क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा ये। तो मतलब इस 5 म्यू एफ के अक्रॉस कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना? और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो अब ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। फाइव म्यू एफ वाले को हटा दिया अपन ने, तो ये दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये एक और ये क्या है? एक। तो अब देखते हैं ये 2 और 2 आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होगा तो 2 और 2 का क्या मिलेगा? 1। ये भी दोनों आपस में सीरीज में, तो दोनों का क्या मिलेगा? 1। और ये दोनों 1 जो है, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों जो है वो आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। तो इन दोनों का मिला के कितना आएगा? 2। और ये दोनों भी आपस पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का मिला के भी कितना आएगा? 2। और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2, पहला 2 और लास्ट वाला 2 आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। तो 2 और 2 लास्ट में जो है वो कैसे हैं? सीरीज में है ना? हाँ जी, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा C इक्विवेलेंट, वो भी कितना आ जाएगा? 1 म्यू एफ। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला लगा दोगे भाई, 2 × 2 अपॉन 4, 2 + 2, है ना? तो कितना हो जाएगा? 1 म्यू एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 म्यू एफ। For the circuit shown in the figure, the charge on the 4 म्यू एफ कैपेसिटर, इस 4 म्यू एफ पे हमको चार्ज निकालना है। 4 म्यू एफ किस किस के साथ पैरेलल सीरीज में है? 1 और 5 के साथ। तो अगर इस पूरे सर्किट में अगर मैं चार्ज निकाल लूं, सीरीज में कैपेसिटर के अंदर, सारे कैपेसिटर्स के अंदर सेम चार्ज होता है, तो इस पूरे का सी इक्विवेलेंट निकाल लूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? V से। तो इस पूरे का सी इक्विवेलेंट निकाल लो। इस पूरे का सी इक्विवेलेंट निकाल लें तो 1 और 5 जो है वो पैरेलल में है, तो इन दोनों का कितना होगा? 6। और 6 और ये जो है वो आपस में कैसे हैं? सीरीज। तो ऊपर वाले जो वायर है उसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 4 × 6 अपॉन 4 + 6, तो कितना हो गया? 10। कर लोगे सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 12/5 म्यू एफ। तो ऊपर वाले का सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 12/5। ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, इसमें ऊपर वाला जो वायर है वो इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10। तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q = CV। तो 12/5 × 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलम। 16 देखते हैं। A bullet weighing 15 ग्राम leaves the gun with a speed of 30 if the recoil speed imparted to the gun is 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? बुलेट को अपन ने फायर करा तो बुलेट आगे गई, गन का गई पीछे, लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो m1v1 = m2v2, सीधा सा है बच्चों। तो m1v1 = m2v2, ये हो गया बुलेट के लिए और ये हो गया गन के लिए। बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम है, तो 50 × 10⁻³ बुलेट की स्पीड कितनी है? 30। गन का मास अपन को निकालना है, तो गन का मास m2 मान लेते हैं और गन की स्पीड क्या है? 1। तो यहां से m2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1500 × 10⁻³ kg। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 kg। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। द पैसेंजर इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बुक। अब हो क्या रहा है? लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है। तो लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो मान लो ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है कितनी एक्सेलरेशन से? A से। और इसके अंदर एक आदमी ने बुक को ड्रॉप कर दिया। बुक को ड्रॉप करते ही अब बुक और लिफ्ट में कोई संबंध नहीं रहा, तो बुक जो है वो तो क्या करेगी? फ्री फॉल। तो बुक जो है, ये जो बुक है वो तो फ्री फॉल कर रही है कितनी एक्सेलरेशन से? G से। और लिफ्ट जो है नीचे जा रही है A से। अब पूछा गया उसने द एक्सेलरेशन ऑफ द बुक विद रेस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बुक विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बुक
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बुक क्या है g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या है a। तो आंसर क्या हो जाएगा g माइनस a। डायरेक्शन सेम है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो आंसर क्या होता g प्लस a, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा g माइनस a। A particle of mass m is rotating by means of a string in a vertical circle। तो एक vertical circle में एक पार्टिकल घूम रहा है। The difference in the tension when the particle is the lowest bottom and the top point। तो बच्चों अपन को पहले से याद होता है कि बॉटम और टॉप पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है टेंशन का वो कितना होता है 6 mg, है ना। तो आपको याद होना चाहिए सीधे सीधे। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो। बॉटम पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो टेंशन का डिफरेंस होता है ये T1 और ये है T2। तो T1 माइनस T2 हमेशा कितना होता है 6 mg होता है, हाँ या ना। तो T1 माइनस T2 ये कितना होता है बच्चों 6 mg। There is a current of 1.344 एम्पियर इन अ कॉपर वायर whose area of cross section हमको दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम नहीं दे रखा, क्या दे रखा है पर मीटर दे रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो यहां से अगर देखें तो आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का बेसिक फॉर्मूला NeAVD है ना। अब यहां पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n को अपन लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख लेंगे एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो इसको यहां पे रख देते हैं। तो ये बन जाएगा n अपॉन a इंटू एल EAVD। क्या a से a कट गया, तो a से a कट गया। तो अब I का जो फॉर्मूला हमारे पास बचा वो क्या बचा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन लेंथ इंटू E इंटू VD, है ना। अब I की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है, E अपन को पता है तो VD आ जाएगा। अब I की वैल्यू क्या दे रखी है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I की वैल्यू 1.344 एम्पियर में दे रखा है। N बाय L क्या दे रखा है 8.4 इंटू 10 की पावर 22। E क्या दे रखा है, तो E की वैल्यू हमको याद ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू VD, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो VD की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8.4 इंटू 1.6 जो होता है वो होता है 13.44, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस दिस ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। अब फ्रिक्शनलेस रोड है तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट RG tan थीटा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट RG tan थीटा। फ्रिक्शनलेस रोड है और बैंकिंग किया हुआ है, तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बैंकिंग किया हुआ है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट RG tan थीटा। R की वैल्यू बेटा अपन को दे रखी है यहाँ पे, तो R की वैल्यू दे रखी है 90, G की वैल्यू 10, tan थीटा की वैल्यू 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 900, और 900 का रूट कितना होगा बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। A point charge Q is at the vertex A. Find flux from the shaded area। तो वर्टेक्स A पे रखा हुआ है। तो अपन ने क्लास में क्वेश्चन करे थे कि अगर कोई भी चार्ज किसी क्यूबॉइड के वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो उस क्यूबॉइड से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स फ्रॉम द क्यूबॉइड या फिर क्यूब जो होगा वो कितना होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कितने हमको क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी ताकि ये Q जो है वो उनके बीच में आ जाए। देखो 4 तो इसी के प्लेन में और 4 इसके नीचे, है ना। तो टोटल कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ी 8। 8 से जो निकलेगा वो कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना हुआ Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो सरफेस है ये वाला जिसके साथ ये कनेक्टेड है, उन तीनों सरफेसेस से इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगा क्योंकि उन सबके तो क्या होगा वो पैरेलल। तो बाकी की जो 3 सरफेसेस है उनसे ही पास कर रहा है, मतलब Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट वो कितनी सरफेसेस से पास कर रहा है 3 सरफेसेस से, एक सामने वाली, एक तीनों सामने वाली जिनके वो कनेक्टेड नहीं है।
है ना। तो एक से कितना करेगा, तो टोटल फ्लक्स जो आया, तो 3 सरफेसेस से जो फ्लक्स है वो है Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बाय 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात आगे समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 22। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपन ने बैटरी से चार्ज कर दिया। आफ्टर चार्जिंग द बैटरी, बैटरी इज रिटर्न। अब बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया तो चार्ज जो देने वाली सोर्स था वही हट गया। तो मतलब अब चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, चार्ज अब चेंज नहीं हो सकता। एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, और डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी। डाइलेक्ट्रिक प्लेट के डालते ही अब जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक प्लेट के डालते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या है भाई, Q इक्वल टू CV का बेसिक फॉर्मूला है। C बढ़ गया, Q जो है वो कांस्टेंट है, तो V को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब Q के टर्म्स में बात करेंगे तो Q स्क्वायर बाय 2C। Q तो कांस्टेंट है, C बढ़ गया, C अगर बढ़ गया, Q कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, सही बात है। कैपेसिटेंस बढ़ गया, Q कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोटेंशियल ही कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन चारों में से कौन सा गलत हो गया, एनर्जी जो है वो कम हो रही है, तो ए जो है वो गलत हो गया। In the charging of a capacitor, which one of the following quantities on the capacitor has maximum value at t equal to infinity? तो यहाँ पे चार्जिंग की बात कर रहा है। तो जब अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे उस पे टोटल चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम। चार्ज अगर मैक्सिमम हो गया तो अब वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना। तो मतलब उसमें करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो करंट जीरो होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। हाँ जी बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय एरर स्टूडेंट प्लेसेस अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इन सीरीज। अपन को पता है कि वोल्टमीटर जो है वो हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने गलती से किस में लगा दिया, सीरीज में। अब वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट, अपन सबको याद है। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। और करंट का फ्लो अगर जीरो हो गया तो अब वोल्टमीटर जो है इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रीड करेगा। और क्योंकि इसमें करंट जीरो हो गया तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 12 वोल्ट। और वोल्टमीटर भी उसी को रीड करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 वोल्ट। ओके, हाँ जी 25 पे आते हैं बच्चों। Two bodies of masses m and 4m are moving with equal linear momentum. The ratio of their kinetic energies is, ठीक है। अब दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म्स में p स्क्वायर बाय 2m होता है बच्चों, है ना। और काइनेटिक एनर्जी अगर p स्क्वायर बाय 2m होता है और मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, m2 बाय m1। और m2 बाय m1 अगर हो जाएगा तो m2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4m, m1 की वैल्यू m, तो 4m अपॉन m। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4:1, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज क्या हो जाएगा, 4:1। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगा, अब ये ध्यान रखना, ये कहां पर पूछा गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, सर्कमफ्रेंस से पूछा गया है। तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होता है, r/√2 पर होता है। अब ये पॉइंट P है, तो अब सर्कमफ्रेंस से कितना दूर होगा, तो अब डिस्टेंस ये पूछी गई है और ये क्या है, r। तो अब ये डिस्टेंस जो है x, अगर मैं इसको x बोल दूं तो x क्या हो जाएगा, √r² प्लस r²/2। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 3r²/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, √3r/2, ठीक है, सॉरी √3r/2, ये आंसर हो जाएगा। तो √3r/2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
a square of disk x meter lies in the xy plane in a region where the magnetic field is given by this, where b naught is constant, magnitude of the flux passing through the square is. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला सीधे सीधे आ जाएगा बी डॉट ए, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बी डॉट ए, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे बी डॉट ए कर देते हैं। ए जो है एरिया, अगर इसका एरिया देखें तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वो कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर जो है वो किस में आएगा, के कैप में आएगा। तो बी डॉट ए कर देते हैं, बी की वैल्यू दे रखी है, तो अब इसको सिर्फ के कैप से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फ्लक्स जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, बी नॉट इंटू 5 एक्स स्क्वायर वेबर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू 5 एक्स स्क्वायर, तो 5 बी नॉट एक्स स्क्वायर वेबर। क्या ये बात आ गई सबको समझ में बच्चों? A proton mass m and charge e and alpha particle are projected with the same kinetic energy at right angles to a uniform magnetic field. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर उनको प्रोजेक्ट करवाया गया है। कौन कौन को, एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को। प्रोटॉन का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज दे रखा है। नहीं भी दे रखा हो तो आपको याद होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अब होगा क्या, दोनों को अगर 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसा मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो दोनों की अब रेडियस देख लेते हैं, सेम होगा या अलग होगा। रेडियस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो रेडियस का बेसिक फॉर्मूला होता है mv बाय क्यूबी, जहां पे mv क्या होता है भाई, मोमेंटम, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2mke अपॉन क्यूबी, है ना। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, देखो फिर लिखा हुआ है दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो रेडियस सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, रूट एम अपॉन क्यू पे। तो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल है रूट एम अपॉन क्यू के। ठीक है, अब अगर दोनों का रूट एम अपॉन क्यू सेम हुआ तो रेडियस भी क्या होगा, सेम। तो प्रोटॉन का रूट एम देखते हैं, तो एम अपॉन ई, तो रूट एम अपॉन ई। तो प्रोटॉन के लिए क्या बन जाएगा, रूट एम अपॉन ई। अल्फा पार्टिकल के लिए एम की जगह 4m आएगा, तो 2 रूट एम अपॉन 2e। क्या 2 से 2 कट गया, तो अल्फा पार्टिकल का रेशियो भी सेम आ गया, रूट एम अपॉन ई। मतलब दोनों का रेडियस भी कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन विल बैट इन अ सर्कुलर पाथ विद द सेम रेडियस। आगे बात समझ में। 29 चलते हैं। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सीधा सा फॉर्मूला होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 45 पे आएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 30 डिग्री पे आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एम बी कॉस 45, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एम बी कॉस 30। तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी कॉस 30। एम बी कॉमन ले लोगे बेटो, माइनस कॉस 45 की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2, और ये बन जाएगा रूट 3 बाय 2। ठीक है बच्चों, m इंटू बी, एम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, सॉरी m की वैल्यू दे रखी है 4, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है 4, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रूट 2, और ये हो जाएगा रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 3 की वैल्यू 1.73 के आसपास होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.41 के आसपास होती है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 0.32 के आसपास आएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 से कट गया तो कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा 0.32 के आसपास। ठीक है,
है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -4 जूल। सबको आ गई बात समझ में? ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3.2 इंटू 10 की पावर -4 जूल। हाँ जी। अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इन 2 सेकेंड्स। अब एक सर्कुलर मोशन का टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 2 पाई, है ना। तो उसका 1/3 पार्ट क्या होगा? 2 पाई बाय 3। तो θ1 जो है वो कितना हुआ? 2 पाई बाय 3। बाद में कितना चला? 2/3 और चला, 1/3 और चला। तो θ2 जो है वो भी कितना हो गया? 2 पाई बाय 3। तो थीटा नेट टोटल एंगल कितना चला? θ1 प्लस θ2। तो टोटल कितना हो गया भाई? 4 पाई बाय 3। कितने सेकंड्स में हुआ ऐसा? पहले 2 सेकंड लगाए, बाद में 1 सेकंड लगाए। तो टोटल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल एंगल डिस्प्लेस्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगल डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? 4 पाई बाय 3। टोटल टाइम कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई बाय 3 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटो? 4 पाई बाय 9। सबको आ गया समझ में? हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31। तो इसमें क्या बोल रहा है? द करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ टोरॉइड इज 2 एम्पियर। तो टोरॉइड के अंदर ये हमको दे रखा है, और टोरॉइड के हमको पता है कि टोरॉइड के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट। अगर कोई मीडियम नहीं है तो सॉरी, अगर हमारे पास वैक्यूम है तो म्यू नॉट है नहीं, और अगर कोई मीडियम है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, है ना। अब n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमको कितने दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 400 अपॉन 2 पाई आर। और r की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास? तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? तो r दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। अच्छा, अब यहां पर बच्चों दिक्कत क्या है? 2 पाई आर अपन कर देंगे, लेकिन इसने 2 पाई आर पूरी वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 पाई आर पूरी वैल्यू दे रखी है, हाँ है ना। तो 2 पाई आर की पूरी वैल्यू दे रखी है, और 2 पाई आर की पूरी वैल्यू क्या दे रखी है? 40 सेंटीमीटर मीन सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। देखो बच्चों, उसने मीन सर्कमफ्रेंशियल, तो 2 पाई आर की पूरी वैल्यू दे रखी है। तो 400 अपॉन 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो 40 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इसने मीन सर्कमफ्रेंशियल लेंथ दे रखा है, मीन रेडियस नहीं दे रखा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू 1, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू आर अपन को निकालना है, n दे रखा है कितना? 1000, और i कितना आ गया बच्चों? i दे रखा है 2। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 8 पाई, तो हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 8 पाई, ठीक है। 10 की पावर 4 सही हो जाएगा, हाँ जी। तो 10 की पावर 4 अपॉन 8 पाई। 10 की पावर 4 को सॉल्व कर लें तो इसको पहले 2 से सॉल्व कर देते हैं। तो 10 की पावर 4 तो ऊपर हो जाएगा 5000 अपॉन 4 पाई, या फिर 2500 अपॉन 2 पाई, या फिर 1250 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 3.14 के आसपास होती है। तो अगर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 3 से डिवाइड करें तो 400 से थोड़ा सा आंसर आ रहा है, और 3.14 है तो आंसर किसके करीब आएगा? 400 के करीब आएगा। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा बच्चों? 400, ठीक है। एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट आंसर कितना आ रहा है? 400 आ रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, 32 देखते हैं बच्चों। अ फोर्स F इक्वल टू दिस एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट दिस इफ द वर्क डन इज 0 द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब वर्क डन अगर 0 है तो हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर F डॉट वेक्टर S। F डॉट S कर देते हैं तो 6 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 12। 2 माइनस 3 क्या बन जाएगा? -6। -3 माइनस x क्या बन जाएगा? +3x। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -2। A stone thrown at an angle theta to the horizontal reaches a maximum height h. The time of flight, अब वो maximum height h तक जा रहा है, तो आने का समय कितना होगा भाई बच्चों? अपन को पता है किसी बॉडी को अगर h हाइट से छोड़ा जाए तो उसके नीचे पहुंचने का समय कितना होता है? √2h/g, है ना। तो अगर टाइम नीचे आने का समय किसी h हाइट से अगर छोड़ा जाए तो नीचे आने का समय कितना होगा?
2h/g, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो तो जीरो ही है, चाहे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना। तो जाने का समय भी कितना रहा होगा, उतना ही रहा होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना हो जाएगा 2t, यानी कि 2/√2h/g। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 34 देखते हैं बच्चों। The resistance of a wire is 20 ohm. It is so stretched that the length becomes 3 times. उसको इतना खींचा गया कि उसकी लेंथ जो है कितना हो गई, 3 टाइम्स हो गई। Then the new resistance. अब मेरे को पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ के टर्म्स में क्या होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। R1 कितना दे रखा है बच्चों 20, R2 अपन को निकालना है, और L1/L2 का रेशियो दे रखा है 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/9। तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों 180 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 ओम। 35 पे चलते हैं। P इक्वल टू A³/B⁵/2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तो डेल्टा P/P इक्वल टू 3 डेल्टा A/A प्लस 5/2 डेल्टा B/B। तो P इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 डेल्टा A/A प्लस 5/2 डेल्टा B/B इंटू P। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा A। 36, a particle of mass m and charge q moving with velocity describes a circular path of radius r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The work done by the field when the particle completes one circular motion. तो अपन सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है ना। पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो जो फोर्स होता है उसका जो फोर्स होता है हमेशा वेलोसिटी के कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड। Which of the following is one dimensional motion? इन सब में से कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है। तो लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अपन को पता है कि अगर लैंड कर रहा है तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो कैसा होता, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी कितने में चल रही हो, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। तो इन चारों में से कौन सा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ जो है अगर अर्थ के रिवॉल्व अराउंड कर रही है तो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है क्या, नहीं चल रही। मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन के जो व्हील्स होंगे वो एक सर्कुलर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, तो अगर ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है तो उसको एज अ होल एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वन डायमेंशनल मोशन। A 5 kg cart collides on a horizontal surface with a 20 kg cart. Which cart experiences the smaller force because of collision? तो अपन को पता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं कॉलिजन में, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम। तो कोई भी कार्ट ज्यादा फोर्स या कोई भी कार्ट कम फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, तो फोर्सेस आर इक्वल। 39, two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other, है ना। तो अपन को पता है कि जब दो कंडक्टर्स जिनमें करंट दे रखा है वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। याद है सबको, ठीक है। अब d तो हो गया डिस्टेंस, I1 I2 हो गया करंट। अब नाउ द करंट इन वन ऑफ द देम इज इंक्रीज्ड एंड 2 टाइम्स एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो पहले फोर्स अगर अट्रैक्टिव लग रहा होगा तो बाद में कैसा लग रहा होगा, रिपल्सिव, या फिर पहले अगर रिपल्सिव लग रहा हो तो बाद में कैसा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव, है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहां से देखें तो F अब दोनों में एक का, तो यहां से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाला फोर्स जो रहा होगा, पहले वाला F, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, μ0, दोनों में मैग्नीट्यूड दे रखा है I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू L। ये तो हो गया फर्स्ट वाला फोर्स। दूसरा वाला फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो अब उसमें क्या बोला है, करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। मान लेते हैं I2 का करंट 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया F डैश, तो ये जाएगा μ0 I1 2 I2 इंटू लेंथ, तो वही है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3d, तो d की जगह क्या आ जाएगा 3d, तो 2 पाई इंटू 3d।
और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, इसलिए आगे क्या आ जाएगा इसके माइनस। ये हो गया सेकंड। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दे तो म्यू नॉट कट जाएगा, I1 I2 कट जाएगा, 2 पाई डी कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f अपॉन एफ डैश इक्वल टू, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो f डैश और नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव भी बचा है, तो f डैश की वैल्यू क्या हो गई, तो f डैश की वैल्यू हो गई -2f/3। तो f डैश की वैल्यू क्या हो गई बेटा, -2f/3। 40 देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स 2 μF, 3 μF and 6 μF आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 10 वोल्ट। अब सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो सी इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लो, क्योंकि 3 μF पे पूछा गया है, तो 3 μF वही चार्ज होगा जो 2 पे होगा, जो 6 पर होगा, जो सी इक्विवेलेंट पे होगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2, 3 और 6 का सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कर लेंगे बेटा इसका सी इक्विवेलेंट, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1 μF। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होगा, Q बराबर CV, और C की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों 1, F की वैल्यू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ये हो गया 40। 41 देखते हैं। A block of mass m 5 kg is projected on a horizontal surface with a velocity of 10 meter per second। ठीक है, if it comes to rest after 2 seconds then what will the coefficient of friction। तो अब एक बॉडी को अगर अपन आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना होता है बच्चों म्यू जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है बच्चों उसकी 10, और क्या बोला है 2 सेकंड के बाद उसकी v फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो अपन लगा देंगे, कितना टाइम लगा, v = u + at। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो -ug आ जाएगा क्योंकि पीछे लग रहा है। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है 10 माइनस म्यू जी इंटू समय कितना लगा बच्चों 2 सेकंड, तो म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/10, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.5। 42 देखते हैं। The resistance of a moving coil galvanometer is 20 ohm. It requires 0.01 ampere current to for full scale deflection। ठीक है, The value of resistance required to convert into a voltmeter of range 20 volt। अपन को पता है जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपन को एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है जो कि सीरीज में होता है। तो अपन को पता है V = IG × G + R। V कितना बनाना है भाई 20 का बनाना है, करंट कितना मूव कर रहा था उसमें 0.01, G की वैल्यू पहले क्या दे रखी है 20 और R अपन को निकालना है, तो 20 + R इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, तो R की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1980 ओम। 43 इन द सर्किट शोन, एक सर्किट से दे रखा है एमीटर और वोल्टमीटर दे रखा है जो कि आइडियल है। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी, अब अगर ये आइडियल है, पूरा का पूरा सर्किट कैसा है आइडियल है, तो अब यहां से जो भी करंट जाएगा वोल्टमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा और एमीटर में पूरा का पूरा करंट जाएगा, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो वोल्टमीटर है पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी कितनी आएगी 0। क्या ये बात आ गई समझ में बच्चों। 44 देखते हैं। 2 blocks of masses n1 and m2 are connected by a massless spring and placed on a smooth surface। ठीक है, The spring is initially stretched and released, then अब स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया और छोड़ दिया, अब दोनों को छोड़ दिया, अब दोनों इस तरफ भागेंगे। अब अपन को पता है स्प्रिंग का फोर्स हमेशा कैसा होता है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है मतलब वहां पर कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पर थे तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी हमेशा क्या होगा 0। तो दोनों का मोमेंटम जो है वो इस तरह से होगा कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो अपोजिट, ताकि नेट मोमेंटम हमेशा क्या हो 0। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट सेपरेटली, गलत। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अच्छा इसने पूछा क्या है, सही है। मैग्नीट्यूड सेकंड ऑप्शन क्या हो गया सही। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कंजर्व्ड, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये भी सही है, दोनों का मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ बी एंड सी।
45 देखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक कार्ट है और जिसपे एक बॉक्स रखा हुआ है। ये कार्ट आगे की ओर जा रही है कि पूछा क्या है, व्हाट विल द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इस कार्ट का आगे की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। तो अब इस फ्रेम पे चले जाएं और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक फिसले नहीं, तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं। तो इस पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, ma, और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है तो आगे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू एन, और एन कितना होगा, mg। तो म्यू mg इक्वल टू ma, तो म्यू mg इक्वल टू ma। हमको एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन भी हमने कैसे लगाया है, मैक्सिमम लगाया है। ठीक है, m से m कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, म्यू जी, और म्यू हमको दे रखा है कितना, 0.3, तो 0.3 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों।